हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और यूजीसी नेट जून 2025 के लिए पेपर 2 जिनका हिस्ट्री है उनके लिए अब प्रैक्टिस सेट फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एग्जाम फाइटर नंबर पे। और ये कह सकते हैं रैपिड रिवीजन सेशन रहेगा। बिल्कुल स्पीड तरीके से आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन कराने का प्रयास किया जाएगा। एक्चुअली कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट कुछ दिन पहले लाना था, नहीं ला पाया, लेकिन अभी भी समय है। अभी आपका समय है, लगभग अच्छा खासा समय है। रिवीजन एक राउंड हम लोग करा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। पेपर 2 जिनका भी हिस्ट्री है, डेली नाइट में आप हमारे साथ जुड़कर ये जो कह सकते रैपिड फायर रिवीजन सेशन है, इसमें जरूर से जरूर आप पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। और ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आने वाले प्रश्न है ना, सीधे प्रश्न ये लड़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है 40%, ये 40% का हम रिवीजन आपको करा रहे हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जानते हैं बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में पूरा प्रश्न पढ़ते भी नहीं है और सीधे चलिए 81 हो गया। बाद में जब आता है ना, बैठा सोच अरे इसका ये होता, तो उसको कुछ नहीं है ना, बाद में आपके चिल्लाने से रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो करना है पहले करना है और सबसे अच्छा उपाय है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, है ना। हर एक बारीकियों का आप समझेंगे तो सीधे लड़ने वाले प्रश्नों पे आते हैं। और आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिख रहा सबको? आई थिंक दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंधन के लिए मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? इसमें से कौन सा एक अधिकारी था जो जल परिवहन को देखता था? कौन सा अधिकारी था मुगल काल में जो जल परिवहन विभाग को देखता था? बख्शी, प्रांतीय बख्शी, या मीर बहर, या वाकिया नवीस, या प्रांतीय दीवान? सबका अलग अलग नाम है। बख्शी क्या करता था? यह सैन्य विभाग को देखता था। बख्शी देखता था सैन्य विभाग को। इसके बाद बहर, यही था आपका जल विभाग को मीर बहर देखता था। ये समाचार को देखता था, है ना, समाचार पहुंचाता था राजा तक। वाकिया नवीस, तो ये सभी जो भी थे उसको याद कर लीजिएगा। दीवान राजस्व, दीवान क्या देखता था? राजस्व। सभी अधिकारियों का इस प्रकार काम था। आपसे पूछा गया है जल परिवहन को कौन देखता था, तो कौन देखता था? मीर बहर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाद बाकी जो है उनको भी आपको याद करना है क्योंकि अभी हमने मीर बहर से प्रश्न किया, हो सकता है एग्जाम में आपसे बख्शी से प्रश्न कर लिया जाए, तो आपको सबको याद करके रखना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक हुए थे, किसने पहली बार गैर मुस्लिमों को, है ना, क्योंकि आप जानते हैं मध्यकालीन जो इतिहास है वो मुस्लिम इतिहास है, इस्लामिक इतिहास है, तो गैर मुस्लिमों को या वहां पर नहीं दिया जाता था प्रशासन में भागीदारी, क्योंकि वहां तुर्कों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। तो पहली बार सरकारी नौकरियों में गैर मुस्लिमों को भी प्रवेश मिला था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो गैर मुस्लिमों को शासन में सबसे पहली बार जो मौका मिला था ना, वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मिला था। और आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे कार्यों के कारण प्रसिद्ध है दुनिया में, और ये कह सकते हैं नकारात्मक छवि है इनकी, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति था और यह सहिष्णुता पे विश्वास कर, सेकुलरिज्म पे विश्वास करता था। और इसके कारण इसने गैर हिंदुओं को भी, सॉरी गैर मुसलमानों को भी, जिसमें हिंदू कह सकते हैं और अन्य वर्ग जो भी हैं गैर इस्लाम में, उनको भी प्रशासन में इसने जो योग्य थे उनको मौका दिया, है ना। योग्यता को इसने आधार बनाया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, योग्यता को ही इसने आधार माना था। अगला है, दिल्ली सुल्ताना में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की? सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये समान सा प्रश्न है।
और ये पूछा सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना था, याद कीजिएगा ये तांबा का था। सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना था, तो तांबा का, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था और ये तांबा का बना था। अगला प्रश्न, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को कहते थे। जमींदारी व्यवस्था को हालांकि मराठों ने समाप्त कर दिया था, मराठों के काल में जमींदारी व्यवस्था थी नहीं। बेसिकली पूछा जाएगा शिवाजी का प्रशासन कैसा था, भू राजस्व, तो वो रैयतवाड़ी था, है ना, सीधे किसानों से संपर्क था उसका। लेकिन कुछ मामले में जमींदारी व्यवस्था को भी उसने रहने दिया था कुछ परसेंटेज में। तो उस जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे, मोकासा, देशमुखी, मीरा सदारी या अष्टप्रधानी। तो वैसे लोग जो मराठा साम्राज्य में थे जिनको वंशानुगत मिला था, है ना, वंशानुगत जमींदारी मिला था, वंशानुगत जमींदारी, जमींदारी कैसे, वंशानुगत, तो वो रहने दिया गया था, उसको शिवाजी ने समाप्त नहीं किया था। तो उसी वंशानुगत जमींदारी को मीरा सदारी कहा जाता था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ये व्यवस्था बना रहने दिया, है ना, ये व्यवस्था वहां पे बना रहने दिया। चलिए अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है। औरंगजेब ने, आपको पता है कि इस्लाम के अनुरूप कह सकते हैं अपने राज्य को चलाने का प्रयास किया और उसने इस्लाम में संगीत पर पाबंदी है, इसलिए उसने अपने यहाँ संगीत को प्रतिबंधित कर दिया। इसकी सूचना हमें किसके रचना में मिलती है, किसके रचना में मिलती है, साकी मुस्तैद खां, काजिम सिराजी, मनुची या बर्नियर। तो ये सूचना मिलती है मनुची या मनुची, कहीं दो नाम इसका मिलता है। और ये कहा था स्टोरियो दे मुगेर, इसका एक पुस्तक था स्टोरियो दे मुगेर। एक्चुअली ये स्टोरी ऑफ मुगल कहना चाहते हैं, लेकिन इसने ऐसे ही अपने बुक को लिखा स्टोरियो द मुगेर, यानी मुगलों का जो इतिहास है स्टोरियो द मुगेर, मनुची की रचना। इसी में ये इसने वर्णन किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने यहाँ संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था, स्टोरियो द मुगेर में। नेक्स्ट, रज्मनामा फारसी अनुवाद है। रज्मनामा जो है ना फारसी अनुवाद है किस पुस्तक का, तो रज्मनामा ये फारसी अनुवाद है आपका पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या कथासरित, तो ये है महाभारत का। और ये किसने अनुवाद किया है, बदायूं। ये भी पूछा जाता है कि रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने किया, तो बदायूं ने किया था, याद रखिएगा बदायूं ने रज्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया था फारसी में। नेक्स्ट, जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किया था। जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी, जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी, अब्दुल्ला मोहम्मद शाह ने, अबू बकर शाह ने, मलिक सरवर ने या मलिक मुबारक ने। तो जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की थी मलिक सरवर ने, है ना, मलिक सरवर, जो कि खुद एक ऐसा ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा था, ठीक है, इसी ने की। एक्चुअली यहाँ पर फिरोज के काल में, फिरोज तुगलक के काल में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं FST, ठीक है, फिरोज तुगलक के काल में फिरोज तुगलक ने अपना जो उनका भाई था उनके याद में, है ना, उनका भाई कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक चचेरा भाई, उसका पूरा नाम था जोना, है जोना खान। तो जोना खान को याद करते हुए एक शहर का स्थापना किया था, जोना खान को के याद में, जौनपुर। तो उसी जौनपुर को संभालने के लिए मलिक सरवर को भेजा, जिसने बाद में वहाँ पर सरकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और मलिक सरवर उसके संस्थापक बने। तो जौनपुर में सरकी राज्य को किसने स्थापित किया, मलिक सरवर ने। किसके काल में, तो फिरोज तुगलक के काल में। यह एक हिजड़ा था, है ना, ट्रांसजेंडर था, किन्नर था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषद जो है हिंदू धर्म ग्रंथ, उपनिषद जिसको वेदांत भी कहा जाता है, इसको फारसी में अनुवादित किसने किया, फैजी ने, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या दारा शिकोह। दारा शिकोह ने किया था उपनिषदों का फारसी अनुवाद। किस नाम से किया था, वो नाम भी आपको याद रखेंगे, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। इसी ये किसका अनुवाद है, तो उपनिषद का अनुवाद है। किसने कराया, तो दारा शिकोह ने। सिर ए अकबर किसका अनुवाद है,
उपनिषद का किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने कराया था। नेक्स्ट, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रतिपादित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंपनी करप्शन में डूब चुकी थी, कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट पारित किया। ब्रिटिश संसद से फर्स्ट एक्ट पारित हुआ जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। रॉबर्ट वालपोल, स्पेंसर कॉम्पटन, फ्रेडरिक नॉर्थ या विलियम कैवेंडिश। 1773 में आपके लॉर्ड नॉर्थ थे, तो पूरा नाम था फ्रेडरिक लॉर्ड नॉर्थ। फ्रेडरिक लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता में। भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की? वैधानिक प्रशासनिक सेवा को विधिवत रूप से किसने स्थापित किया? कैनिंग, एल्गिन, लिटन या रिपन। किसके कालकाल में? वैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखा जाए तो ये आपका लिटन के काल में हुआ था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब था? 1876 से 1880। इसी बीच में इसने प्रशासनिक सेवा का आयोजन कराया, और प्रशासनिक सेवा में एज को इसने कम कर दिया था, है ना, एज जो अधिकतम एज था उसको घटा दिया था। इसके कारण हालांकि विरोध भी हुआ, लेकिन सार्वजनिक रूप से एग्जाम्स का इसने आयोजन किया भारतीय और अंग्रेजों के लिए प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होने के लिए। इसलिए ऑप्शन के अनुसार वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने कब स्थापित किया? तो लॉर्ड लिटन आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसने एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीयों को जॉब से निकालने का भी पूरा प्रबंध कर दिया था, है ना, एज को घटा दिया था। लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार प्रशासनिक सेवा से संबंधित यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड लिटन ही है जिसने एग्जाम्स का आयोजन कराया था भारतीय और अंग्रेजों के लिए। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों का आरंभ किया? ब्रिटिश भारतीय सेना में सबसे ज्यादा सुधार को किसने आरंभ किया? किचनर, अचिनलेक, ऑस्टिन या हेनरी। तो सबसे ज्यादा जो सेना में सुधार का काम किया था वो एच किचनर ने किया था। इसके कारण इसका कर्जन से, लॉर्ड कर्जन से काफी विवाद भी हुआ था, है ना, लॉर्ड कर्जन से काफी विवाद भी हुआ था। इसी के कारण सेना में सुधार ये करना चाहते थे और कर्जन दूसरे तरीके से काम करना था। इसी को लेकर आपका कर्जन और किचनर में काफी विवाद हुआ। तो सेना में सर्वाधिक सुधार किसने आरंभ किया? तो एच किचनर ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की? 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की? सावित्रीबाई फुले, मार्गरेट कजिन्स, कमला नेहरू या कैथरीन कजिन्स। तो वो क्या था आपका? मार्गरेट कजिन्स ने अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना 1927 में किया। और ये कहाँ की थी? आयरलैंड की। ये आयरलैंड की थी। और ये थियोसॉफिस्ट थी, जिस प्रकार एनी बेसेंट थी ना, उसी ग्रुप की थी ये भी। और ये आयरलैंड की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इसने ही 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति संबंधित है? हूल नामक आंदोलन, जिसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है ना, ये हुआ था 1855 में हूल विद्रोह हुआ था। तो यह किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा, संथाल, कोल या टोडा। ये संथाल से, इसको संथाल हूल कहा जाता है ना। हूल कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको संथाल हूल भी मिलेगा, संथाल हूल, या कहीं कहीं संथाल विद्रोह भी मिलेगा, है ना, विद्रोह। हूल या विद्रोह, हूल का ही मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। तो पूछा गया है हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति संबंधित है? तो संथाल हूल हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में।
अगला है, निम्नलिखित में से किसे 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन, या किसी नहीं होगा, कौन हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना संबंधित नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई थी। इसी को मॉडिफाई करके 1928 में और ज़्यादा इसमें सोशलिस्ट विचारधारा को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसको स्थापित करने में चंद्रशेखर आजाद का महत्वपूर्ण योगदान था, भगत सिंह थे और सुखदेव थे। लाला हरदयाल इससे जुड़े हुए नहीं थे। ये लाला हरदयाल किससे थे? गदर आंदोलन से, या गदर जो विद्रोह हुआ था, गदर विद्रोह, उससे आपके लाला हरदयाल जुड़े हुए थे। ये यहाँ से नहीं थे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन संबंध नहीं था, तो कौन? लाला हरदयाल संबंध नहीं था, जबकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंध रखते थे। ठीक है, और उसमें चंद्रशेखर आजाद आपके प्रमुख थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? आपको पता है कांग्रेस के अंतर्गत ही एक कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ था। और ये कब गठन हुआ था कांग्रेस समाजवादी दल का? 1934 में। 1934 ईस्वी को कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ था। तो इस समाजवादी दल में जो थे वो आपके जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, अच्युत पटवर्धन थे, आपका ये MN राय, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ये संबंधित नहीं थे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित नहीं थे, तो मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। और कांग्रेस समाजवादी दल कोई अलग दल नहीं था, कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए अपने विचारों को कांग्रेस से मनवाने वाला एक गुट था। ठीक है, उसी को कांग्रेस समाजवादी दल कहा गया है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपके जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और अच्युत पटवर्धन, जबकि MN राय इससे संबंधित नहीं थे आपका कांग्रेस समाजवादी दल से। ठीक है, अगला है, किस दर्शन ने बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त को प्रभावित किया? बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था, तो इसको प्रभावित किस दर्शन ने किया, किस सोच ने किया, है ना, किस विचारधारा ने किया? इंग्लैंड का किस विचारधारा ने? व्हिग विचारधारा, उपयोगितावाद विचारधारा, प्रणयवाद या वाणिज्यवाद? आपसे पूछा था कौन सा? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने चलाया था 1793 में, या किस विचारधारा का यहाँ पर लक्षण परिलक्षित होता है? वो था व्हिग विचारधारा, है ना, व्हिग विचारधारा। इंग्लैंड में जो UK में जो व्हिग विचारधारा था उससे प्रभावित था वो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, महात्मा गांधी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष चुने गए थे ना, महात्मा गांधी कांग्रेस से सिर्फ एक बार अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। तो वो कहाँ से किया था, है ना, गांधी जी ने वो अध्यक्षता कहाँ किया था? काकीनाडा 1923, बेलगांव 1924, कानपुर 1925 या फिर गुवाहाटी 1926? ये आपका बेलगांव 1924। और ये कहाँ है? कर्नाटक। ये कहाँ है? कर्नाटक। ये आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, बेलगांव 1924। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार जो अध्यक्षता किया था सम्मेलन का, वो बेलगांव 1924, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित था। एक ही बार किया था ये, जो कि गांव में था, है ना, बेलगांव एक गांव है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए, पुलिस में सुधार के लिए जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो? पुलिस सुधारों के लिए आपको याद रहेगा किस गवर्नर ने पुलिस आयोग का भी गठन किया था? कर्जन, है ना, कर्जन ने फ्रेजर आयोग का गठन किया था। आयोग का नाम क्या था? फ्रेजर आयोग। फ्रीजर नहीं, फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग। और इसका संबंध क्या था? पुलिस सुधार के लिए। और ये कब बना था? 1902 में। 1902 में फ्रेजर आयोग का संबंध किससे? पुलिस सुधार से, जो 1902 में बना था, लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन।
क्यों? क्योंकि इसने फ्रेजर आयोग बनाया था जो पुलिस सुधार से संबंधित था 1902 में। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम संगठन ने मुस्लिमों को राजनीतिक भागीदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता पर प्रयास करने का प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद था, इसलिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हमने डाला है, लेकिन अभी मुझे याद आया कि इस क्वेश्चन में विवाद था। यहाँ पे आपके ऑप्शन के अनुसार एक भी सही नहीं है, ठीक है, एक भी ऑप्शन के अनुसार सही नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर जाएंगे। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ? भारत में जो महिला आंदोलन का शुभारंभ हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? स्टार्टिंग में सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, रमाबाई रनाडे या हीराबाई टाटा थी। किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? शुभारंभ पूछ रहा है ना, महिला आंदोलन का शुभारंभ करने का श्रेय रमाबाई रनाडे को जाता है, ठीक है। और ये कौन थी? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे की अर्धांगिनी थी, ठीक है, उनकी वाइफ। एमजी रनाडे की वाइफ थी रमाबाई रनाडे, और उसे ही भारत में महिला आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन रहा जहाँ पे हम लोगों ने अभी इंडियन हिस्ट्री के मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को का एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। इसी प्रकार टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलती रहेगी, और आप भी चाहते हैं कि हम लोग जो फाइनल रिवीजन सेशन है उसमें भाग लें, आप एवरीडे नाइट में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।